आज की 5 बड़ी खबरों से करेंगे। इजरायल हमास के बीच जारी विध्वंसक जंग में आज 34 दिन हो चुके हैं। जंग के मोर्चे से इजरायल के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। पहली है, गाजा में बारूदी बरसात के बीच हमास के कमांडर्स में फूट पड़ गई है। दूसरी खबर है, इजरायली फोर्स ने गाजा में हमास के कमांडर याह्या सिनवार को घेर रखा है। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाली चुनावी रैलियों पर आज दिन भर रहेगी हमारी नजर। साथ ही बिहार विधानसभा में आज पेश किए जाने वाले नए आरक्षण बिल से जुड़ी सभी खबरें आपके सामने हम रखेंगे। दिल्ली को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार की नई तैयारियों पर बनी रहेगी पूरी नजर। इन तमाम खबरों के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे वॉर जोन से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इजरायल हमास युद्ध के बीच यमन से बड़ी खबर है। यमन का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी सशस्त्र बल ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था अमेरिकी ड्रोन, यह कहा है यमन ने। इजरायल के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा, यमन का दावा। और अमेरिका का सीरिया पर बड़ा हवाई हमला। अगली बड़ी खबर है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पर हमला और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को ईरान का समर्थन। आतंकी हमलों पर अमेरिका का बड़ा पलटवार। अमेरिकी जवानों पर 50 से ज्यादा आतंकी हमले। सीरिया में अमेरिकी बेस पर किए जा रहे हैं हमले। और अमेरिकी बेस पर फिर हमले का दावा। सीरिया इराक में अमेरिकी बेस पर हमला। इराक में हमले की जानकारी दी। 9 घंटे में 4 हमले किए गए, ये कहना है इराक का। वहीं गाजा में आमने सामने की जंग का खौफनाक वीडियो सामने आया। अल कसाम ब्रिगेड और IDF के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है। अल कसाम ब्रिगेड ने IDF पर जबरदस्त गोलीबारी की। AK-47 और रॉकेट लॉन्चर से इजरायली सेना पर हमला किया है। और अगली बड़ी खबर है, इजरायल पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया। किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हमला। उत्तरी इजरायल में बज रहे हैं सायरन। वहीं वेस्ट बैंक के जेनिन में फायरिंग। इजरायली सेना पर की गई फायरिंग। शरणार्थी शिविर में लगातार गोलीबारी हो रही। और बड़ी खबर है, इजरायली सेना का हमास की सुरंगों पर हमला हुआ है। हमास की कई सुरंगों की पहचान की गई है। सुरंगों को तबाह करने में जुटी IDF उत्तरी गाजा में मिल रही है हमास की सुरंगें। IDF ने अब तक 130 सुरंगों को तबाह करने का दावा किया है। तो देखिए, IDF के हमले लगातार जारी हैं। 130 सुरंगों को तबाह करने का दावा किया गया, जो कि हमास की सुरंगें थी। और इसी तरीके से हमले जारी हैं। IDF ने अपना स्पेशल ऑपरेशन भी इन्हीं सुरंगों को तबाह करने के लिए शुरू किया है, जिसमें गाजा के अलग अलग घरों में छापेमारी भी की जा रही है, लोगों की तलाशी ली जा रही है और उसके बाद सुरंगों के बारे में पता किया जा रहा है और उन सुरंगों पर किया जा रहा है बड़ा धमाका। तो IDF ने अब तक 130 सुरंगों को तबाह करने का दावा किया है और इस पर नजर डालते हैं जल्दी से। इजरायली सेना गाजा पट्टी के अंदर घुसकर स्पेशल ऑपरेशन के तहत हमास के लड़ाकों को चुन चुनकर मार रही है। लेकिन इन सब के बीच IDF के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वो है गाजा पट्टी के नीचे बनी सुरंगें, उनका पूरा नेटवर्क। गाजा की कुल लंबाई की बात करें 40 से 45 किलोमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई 10 किलोमीटर है। गाजा का क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर है। गाजा के घने इलाकों में हमास की सुरंगें हैं। स्कूल, अस्पतालों, मानवीय संस्थानों के पास सुरंगें हैं। गाजा में 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का पूरा नेटवर्क है, जाल है और सुरंग में रखे गए माइंस से बचना एक बड़ी चुनौती है। IDF पर सुरंगों से लगातार हमले हो रहे हैं। कमांड सेंटर हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनका। और IDF ने अब तक 130 सुरंगों को नष्ट कर दिया है। हमास के सुरंगों से कई हथियार भी बरामद किए गए। ऑपरेशन सुरंग से पहले खुफिया एजेंसियों से मदद ली जा रही है।
और एंट्री तलाशने में रोबोट स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। रोबोट की मदद से सुरंग के अंदर के इलाकों की पड़ताल की जाती है और याहलोम यूनिट के कॉम्बैट इंजीनियर ऑपरेशन में शामिल हैं। सुरंगों की एंट्री तबाह करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुफिया विंग आम लोगों से भी जानकारी जुटा रही है और इस तरीके से सुरंगों के इस नेटवर्क को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने, आईडीएफ के सामने ये सुरंगों का नेटवर्क ही है। और गाजा को पहले चारों तरफ से घेरने के बाद इजराइल की फौज गाजा के कोर में भी पहुंच गई है। आईडीएफ ने अब तक 5 चरण में गाजा युद्ध को लड़ा है, उस पर जल्दी से नजर डालते हैं। पहला चरण जब इजरायली फौज ने जमीन से हमला बोला और गाजा की तरफ आगे बढ़े। वहीं दूसरा चरण था गाजा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक का, जिसके बाद हमास के ठिकाने धराशायी हो गए। तीसरे चरण की बात करें, इसमें इजरायली नेवी ने समंदर से गाजा पर हमला बोला, जबकि चौथे चरण में इजरायली फोर्स ने बमबारी करके गाजा के कई गड्ढे बना दिए और उसी के जरिए टनल तक पहुंचे। और अब 5वें चरण में टनल में छिपे हमास के लड़ाकों को ठिकाने लगाने में इजराइल की सेना जुटी हुई है। तो इस तरह से लगातार यह ऑपरेशन जारी है और इन 5 स्टेजेस में आईडीएफ आगे बढ़ रही है, इजरायली सेना गाजा में आगे बढ़ रही है। और देखिए, इस बीच एक और खबर है, जंग के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा सामने आया है। हमास के कब्जे से मुक्त हुआ उत्तरी गाजा, बड़ी खबर है ये। उत्तरी गाजा में हमास ने अपना कंट्रोल खोया, यह कहना है आईडीएफ का। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इसका दावा किया है। उत्तरी गाजा पर कंट्रोल, इजरायली सेना का दावा। बड़ी खबर इस वक्त की वॉर जोन से, बड़ा अपडेट। तो जंग के बीच ये दावा आया है इजरायली सेना का कि जो नॉर्थ गाजा है उस पर इजरायली सेना ने कंट्रोल कर लिया। आपको बता दें कि कल जो ऐलान किया गया था, जिस प्लान का जिक्र शुरू हुआ इजरायल की तरफ से, उसमें गाजा को 2 हिस्सों में बांटने की बात कही गई, नॉर्थ और साउथ, और टोटल कंट्रोल इस पर रहेगा इजरायल का। और फिलहाल जो बड़ा दावा है वो ये है कि उत्तरी गाजा पर नियंत्रण हो गया है इजरायली सेना का। यह दावा किया जा रहा है हमास के कब्जे से उत्तरी गाजा को मुक्त करा लिया गया है। तो ग्राउंड ऑपरेशन का जो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था, उसको लेकर यह बड़ा ऐलान, बड़ा दावा इजरायल की तरफ से कि उत्तरी गाजा पर इजरायल का नियंत्रण हो गया है। तो इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह दावा किया है, नॉर्थ गाजा इजरायल के कंट्रोल में। युद्ध के 34वें दिन भी गाजा पर बारूद का बरसना बंद नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाजा में हुई मौतें इजरायली ऑपरेशन में कुछ गलतियों को भी दिखाती है। गुटेरेस ने कहा है कि हमास लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मारे गए नागरिकों की संख्या जाहिर कर रही है कि कुछ गलत हो रहा है। गुटेरेस ने ये भी कहा कि युद्ध के दौरान यूएन के 92 कार्यकर्ता मारे गए, जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद सबसे ज्यादा है। इधर बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का सिलसिला थमा नहीं है। ये हमास की अल फुरकान ब्रिगेड में नासिर अल रदवान कंपनी का कमांडर अहमद सियाम है। बताया जाता है कि इसने गाजा के रंतीसी अस्पताल में 1000 गाजा के नागरिकों को बंधक बना रखा है और उन्हें दक्षिण की ओर से रोक रहा है। इधर ब्राजील की सुरक्षा अधिकारियों ने पूरे देश में यहूदी समुदायों और धर्म स्थलों के खिलाफ हमले शुरू करने की साजिश रचने वाले 2 हिजबुल्लाह नेताओं को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एक और बड़ी खबर है, बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू का बयान सामने आया। बंधकों के परिवार को हर मदद देने का भरोसा दिया गया। रिहा किए बंधकों को भी आर्थिक मदद मिलेगी। बंधकों पीड़ितों के लिए अरबों का निवेश। और इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने हर उस शख्स को आश्वस्त किया है जिनके परिजन लापता हैं या फिर गाजा से विस्थापित हुए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों की जल्द रिहाई के लिए प्रयास जारी है। बंधकों के परिजनों को हर संभव मदद दी जा रही है और इसके अलावा जंग के दौरान गाजा में विस्थापित हुए लोगों के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। विस्थापित लोगों के लिए इजरायल ने कई अरबों का निवेश भी किया है। नेतन्याहू ने कहा, विस्थापितों और बंधकों के परिवार वालों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम पर एक बार फिर कहा, जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी तब तक युद्ध विराम संभव नहीं है। यह नेतन्याहू ने एक बार फिर से साफ कर दिया है।
इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हर उस शख्स को आश्वस्त किया है जिनके परिजन लापता है या फिर गाजा से विस्थापित हुए। आश्वासन दिया है कि किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने आजीविका के लिए कई अरबों का निवेश भी किया है। हमने गाजा से निकाले गए लोगों की मदद करने के साथ ही अगवा किए गए और लापता लोगों की मदद का प्लान तैयार किया है। उत्तर और दक्षिण में अधिकारियों को नियुक्त करने के साथ ही कई अरबों का निवेश किया है। हम हर किसी की मदद के लिए बहुत पैसे लगाने जा रहे हैं। कोई पीछे नहीं रहेगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पैसा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। इजराइल के खिलाफ कई अरब देशों ने मोर्चाबंदी कर रखी है। ईरान, लेबनान और यमन ने अपने हथियार भी मुहैया करा रखे हैं। लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। युद्ध ने हमें और मजबूत किया है। युद्ध यकीनन घातक है, लेकिन इससे हमने कई मोर्चे को मजबूत किया है। हमें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि बंधक जब तक उसके चंगुल में है, हमास पर कोई रहम नहीं होगी। और बड़ी खबर है, गाजा में हमास का नंबर 2 सिनवार घिरा है। आईडीएफ ने सुरंग में यहवा सिनवार को घेरने का दावा कर लिया है और यहवा सिनवार की सुरंग का पता चला है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड सिनवार था और कई बार आईडीएफ सिनवार को मारने की कोशिश कर चुका है। देखिए, सिनवार की सुरंग का पता चला है और आईडीएफ ने एक बड़ा हमला किया है। अब जाकर के सिनवार को घेरा गया है। कहा जा रहा है कि सिनवार ही हमले का मास्टरमाइंड था। जहां तो इजराइल के चंगुल में गाजा का लादेन एक एक करके बताते हैं आपको क्या है खबर। तो खबर क्या है, सबसे पहले यह जान लीजिए। हमास का टॉप कमांडर याह्या सिनवार घिर चुका है, उसे घेर लिया गया। ये बड़ी खबर है और इजराइल का इस पर दावा क्या है कि बंकर के अंदर छिपा है याह्या सिनवार, जिसको अब इजराइल की सेना ने घेर लिया है और सिनवार की लंबे समय से तलाश थी। हमास का टॉप कमांडर याह्या सिनवार है और इसको आईडीएफ लंबे समय से घेर रही थी। अब यह दावा किया जा रहा है कि उसे पूरी तरह से सराउंड कर लिया गया, बंकर के से में अलग थलग पड़ गया है सिनवार। यह भी जानकारी सामने आ रही कि बंकर के अंदर जब छिपा था तो अब वो अपनी सेना या अपने समर्थकों से अलग थलग पड़ गया। अपने आसपास उसका किसी से भी संपर्क फिलहाल नहीं है, वो कांटेक्ट में नहीं हो पा आया है किसी के भी, और यही वजह है कि सेना का यह दावा है कि पूरी तरह से अब उसे हमने घेर लिया है। कौन है याह्या सिनवार, एक बार विस्तार से हम आपको यह भी बताते हैं। तो 7 अक्टूबर के बर्बर हमले का मास्टरमाइंड है याह्या सिनवार, जो इजराइल इसकी खोज में है, इसकी तलाश में है, टारगेट पे है। इसका बड़ा रीजन यही है। हमास का नंबर 2 लीडर याह्या सिनवार खान यूनिस के कसाई से कहा जाता है और 24 साल इजराइल की जेल में इसने बिताए हैं। इजरायली सैनिक से अदला बदली में इसकी रिहाई हुई थी। 2017 में हमास का यह प्रमुख चुना गया था और तब से ही लगातार इजराइल के खिलाफ यह बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड इसे ही कहा जा रहा है। और वहीं अगली बड़ी खबर, यरूशलेम में आईडीएफ की छापेमारी के दौरान फायरिंग हुई है। शुआफत शरणार्थी शिविर पर छापे के दौरान फायरिंग। इजरायली सेना ने एक घर पर फायरिंग की है। अगली बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना पर हमला। सेना के बुलडोजर पर फेंका गया बम, यह जानकारी सामने आ रही। तो वहीं ईरान ने दी अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी। हम पर हमला हुआ तो बंधकों की हत्या कर दी जाएगी। ईरान ने कहा है, अमेरिकी चेतावनी पर ईरान का पलटवार, हमारे पास कई विनाशक हथियार। और ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन रफीक दोस्त ने एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त बंधकों के ऊपर बड़ा बयान दिया। अमेरिका को धमकी देते हुए मोहसिन बंधकों को मारने की धमकी दी है, जो भी बंधक अभी तक इनके पास हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो बंधकों को मार दिया जाएगा, यह कहना है मोहसिन का। क्या क्या कहा इंटरव्यू में मोहसिन ने, जल्दी से देखते हैं। बंधकों का कंट्रोल ईरान के पास, दुनिया की कोई ताकत ईरान पर हमला नहीं कर सकती, ये मोहसिन का कहना। हमारे पास पश्चिम के साथ
साथ कई देशों के बंधक भी मौजूद हैं जिनकी जान हमारे हाथों में है और ईरान बंधकों को 30 से 60 मिनट में खत्म कर सकता है। मोहसिन रफीक दोस्त का कहना है ईरान पर सुपर पावर हमला करने की गलती ना करे। हमारे पास अमेरिका से भी घातक हथियार मौजूद हैं, हमारे जैसे हथियार किसी देश के पास नहीं है। मोहसिन रफीक दोस्त ब्रिगेडियर जनरल आईआरजी और साफ तौर पे जो बंधक थे और जिनको बंधक बनाने का जो मकसद था वो भी अब दिखने लगा है इन बयानों में कि किसी तरीके से इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाकर रखा जाए, बंधकों की जान का सौदा किया जाए। और इस बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इजराइल हमास जंग के बीच पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान का बड़ा बयान। पाकिस्तानी मुजाहिदीनों को गाजा भेजा जाए, इजराइल के खिलाफ लड़ने की इजाजत मांगी है। और पाकिस्तान के जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ फजलुर रहमान ने एक इंटरव्यू में यह बयान दिया है। फजलुर रहमान ने 2 दिन पहले कतर में हमास के टॉप लीडर से भी मुलाकात की थी और कहा था कि मुस्लिम देशों का कर्तव्य है कि वे इजराइल के अन्याय के खिलाफ एकजुट हों। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कि यहाँ से मुजाहिदीन को जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन रियासत फिर भी रियासत है। हम मुकाबला कर रहे हैं मगरबी दुनिया का सियासी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, दिफाई लिहाज से, अपनी हिकमत अमलियों के साथ। हमारे ऊपर बराह रास्त कोई काबिज़ नहीं है, उनकी सियासी असर नफूज़ हमारे ऊपर मुसल्लत है, उनका माशी असर नफूज़ हमारे ऊपर मुसल्लत है, तो उसी हवाले से हमने उसके जवाब देने हैं। और मौलाना के पाकिस्तानी मुजाहिदीनों को लड़ने के पीछे, गाजा भेजने के पीछे की दलील क्या है और क्या कहा है उन्होंने, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जेयूआई प्रमुख फजलुर रहमान का जो बयान है उसको एक एक करके हम समझते हैं। पाकिस्तानी मुजाहिदीनों को गाजा में लड़ने की इजाजत दी जानी चाहिए, यानी पाकिस्तान से लड़ा के जाने चाहिए गाजा में। हम पश्चिमी दुनिया के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं, कोई हमें कब्जे की धमकी नहीं दे रहा है, ये भी वो इस बयान में कह रहे हैं। कोई राजनीतिक और आर्थिक रूप से निचोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको भी ध्यान में रखते हुए समझा जा सकता है कि क्यों वो लड़ने की बात कह रहे हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें पश्चिमी दुनिया को जवाब देना चाहिए, ये कहना है फजलुर रहमान का। राजनीतिक रणनीतियों का उत्तर राजनीतिक ही होना चाहिए, यानी कि जो पॉलिटिकल लड़ाई है उसको पॉलिटिकली ही लड़ना चाहिए। लेकिन दूसरे हाथ पे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से लड़ाकों को गाजा भी भेजना चाहिए। इजराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के JUIF चीफ मौलाना फजल और रहमान की चाहत है कि हमास का पाकिस्तान साथ दे। फजल और रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की माली हालत और राजनीतिक हैसियत आड़े आ रही है। हम मुकाबला कर रहे हैं मगरबी दुनिया का सियासी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, दिफाई लिहाज से, अपनी हिकमत अमलियों के साथ। हमारे ऊपर बराह रास्त कोई काबिज़ नहीं है, उनकी सियासी असर नफूज़ हमारे ऊपर मुसल्लत है, उनका माशी असर नफूज़ हमारे ऊपर मुसल्लत है, तो उसी हवाले से हमने उसके जवाब देने हैं। इधर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है यहूदी के खिलाफ की जंग जारी रहेगी, उनके लड़ाके इजराइल के हर मोर्चे पर तैनात हैं। उबैदा ने कहा है कि इजराइल के 136 सैन्य वाहनों को अब तक नष्ट कर दिया है, हथियारों के कई गोदामों को भी बर्बाद करने में कामयाबी पाई है। हमारी ताकत है कि इजराइल महीने भर बाद भी हमसे मुकाबला कर रहा है। गाजा, यरूशलेम और वेस्ट बैंक में हमने इजरायली सेना के खिलाफ मजबूत लामबंदी की है। जल्दी हम गाजा के लोगों को अच्छी खबर देंगे। इधर यमन की हूती सेना ने अमेरिका के ड्रोन MQ-9 को मार गिराने का दावा किया है, जो उनके क्षेत्र की निगरानी और जासूसी के लिए भेजा गया था। हूती समूह के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका इजराइल की मदद कर हमारे हौसले को कम नहीं कर पाएंगे। हूती सेना ने हाल के हफ्तों में इजराइल पर कई रॉकेट और ड्रोन से भी हमले किए हैं, साथ ही अमेरिकी नौसेना को नुकसान पहुँचाया है। और फिलिस्तीन के पूर्व शिक्षा मंत्री सईदाम का बयान, गाजा के हालात बेहद गंभीर हैं और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जरूरी है। What is the current situation in Palestine right now, sir? Well, thank you for having me. The situation is extremely dire. The operation is ongoing with the persistent attack on all Palestinians. We have made it clear day in and day out that this is not to do with a specific faction. It is to do with the whole of Palestine. People have been denied their basic services, no water, no electricity, and almost no telecom and internet. And the continuous and persistent bombardment of hospitals, schools, universities
and also the closure of the Rafah crossing, the only lung that allows some oxygen into Gaza, as it were. So the situation is terrible with the displacement of people, with the massive bombardment. Almost half of Gaza has been bombed. So the situation is desperate, and the international community is still giving cover, at least on the official level, to Hamas, to Israel, to continue with its operation. So what we need to see is a persistent and consistent effort on the part of the international community to put an end to this madness, which is nothing but ethnic cleansing. तो इजराइल ने तय कर लिया है कि वो गाजा का भूगोल बदलने वाला है। इजराइल एक खास मकसद से गाजा पट्टी को खाली करा रहा है। उसका उद्देश्य अरब में अपने दुश्मन देशों के खिलाफ एक बड़ा सामरिक मार्ग तैयार करना है और साथ ही गाजा को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में लेना है। गाजा से एक जल मार्ग बनाने का फैसला हो चुका है। टीवी 9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए क्या है इजराइल का गाजा प्लान। बाइडेन ने मना किया कि गाजा पर कब्जा मत करो, लेकिन गाजा को फिर भी इजराइल खाली करा रहा है, तो इसके पीछे है बहुत बड़ा प्लान। गाजा पट्टी से इजराइल अरब के अपने विरोधी देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने का प्लान बना चुका है। इजराइल ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने की हट ठान ली है। इजराइल ने तय कर लिया है कि अब गाजा वैसा नहीं रहेगा जैसा 7 अक्टूबर से पहले था। हमास का विनाश होगा और लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक इजराइल के हिसाब से विकास होगा। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो घोषणा कर दी है जिसकी आशंका पहले दिन से ही जताई जा रही थी। Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility. इजराइल ने इस फैसले को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए गाजा की घेराबंदी कर दी है। गाजा सिटी और उत्तरी गाजा का कनेक्शन दक्षिणी गाजा से काट दिया गया है। सलाह अल दीन रोड पर इजरायली फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है और अब फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने के लिए यहां इवैक्यूएशन रूट बना दिया गया है। फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा की तरफ भेजा जा रहा है। जहां जहां इलाके खाली हो रहे हैं वहां वहां इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर बड़े हमले कर रही है। यानी हमास का विनाश और गाजा से नागरिकों को बाहर निकालने का दोहरा ऑपरेशन तेज हो चुका है। इजराइल के इस फैसले का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। खास बात ये कि सहयोगी देश भी इसे इजराइल की सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालने का समर्थन नहीं करता। जॉर्डन ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालने का मतलब युद्ध की घोषणा है। ईरान ने कहा है कि गाजा पर इजराइल का कब्जा महाविनाशक युद्ध शुरू करा देगा। लेकिन फिर भी इजराइल गाजा को खाली करा रहा है, तो इसके पीछे मकसद क्या है, ये टीवी 9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरी से समझिए।
दरअसल इजराइल गाजा को अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है और इससे अरब का नक्शा बदलेगा और इजराइल के विरोधी देशों की अर्थव्यवस्था पर चोट होगी। अभी लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का प्रयोग होता है, लेकिन इजराइल इससे भी बड़ी नहर बेन गुरियन बनाने की तैयारी कर रहा है। स्वेज 120 किलोमीटर लंबी नहर है, लेकिन इजराइल की यह नहर 193 किलोमीटर लंबी और स्वेज से चौड़ी होगी, जो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का दूसरा व्यापारिक समुद्री मार्ग होगा। इजराइल बेन गुरियन प्रोजेक्ट को गाजा से पूरा करना चाहता है और इसके लिए गाजा का इस्तेमाल कैसे होने वाला है, ये समझिए। और इजराइल का बेन गुरियन प्रोजेक्ट अकाबा की खाड़ी से शुरू होगा, लेकिन इसमें कुछ चेंज किया गया है। नया प्लान यह है कि नहर पहले की तरह ही अकाबा की खाड़ी से शुरू होगी। नहर का पूरा रूट ठीक पहले प्लान की तरह ही होगा, लेकिन जो नहर पहले गाजा पट्टी के बाहरी क्षेत्र से घुमाकर भूमध्य सागर तक लाई जानी थी, उसे गाजा पट्टी के बीच से निकाला जाएगा। यानी प्रोजेक्ट की लंबाई घट जाएगी और इसलिए कहा जा रहा है कि इजराइल इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गाजा को खाली करा रहा है। बेन गुरियन नहर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को निकालकर मिस्र और पड़ोसी देशों में भेजा जा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है। इजराइल के इस प्रोजेक्ट की लागत 4.5 लाख करोड़ रुपए है। गाजा पट्टी से नहर निकालने से प्रोजेक्ट की लंबाई घटेगी, प्रोजेक्ट की लागत भी कम हो जाएगी। बेन गुरियन प्रोजेक्ट इजराइल के लिए व्यापारिक और सामरिक दोनों तरह से बहुत अहम है। 1967 की जंग में ही इजराइल को यह समझ में आ गया था। 13 मई 1967 को सोवियत रूस से मिस्र को इंटेलिजेंस मिला कि इजराइल सीरिया पर हमला करने वाला है। जवाब में मिस्र ने सिनाई में इजरायली बॉर्डर के नजदीक अपनी सेना तैनात कर दी। 2 दिन के अंदर अंदर मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सूडान ने अपनी सेना युद्ध के लिए तैनात कर दी। इराक ने भी अपनी सेना मदद के लिए जॉर्डन भेज दी। सऊदी अरब ने भी युद्ध में उतरने का इरादा बनाया, लेकिन युद्ध छिड़ा मिस्र के एक फैसले से। 22-23 मई 1967 को मिस्र ने इजरायली नौसेना के जंगी बेड़े को तिरान स्ट्रेट में ब्लॉक कर दिया। मिस्र की इस व्यू रचना से इजरायली नौसेना तिरान स्ट्रेट में फंस कर रह गई, यानी नौसेना की दक्षिणी विंग का कनेक्शन भूमध्य सागर से कट गया। इजराइल ने तभी तय कर लिया था कि दुश्मनों की इस व्यू रचना का तोड़ बेन गुरियन प्रोजेक्ट होगा। दरअसल मिस्र ने 1956 से 1957 तक इजराइल पर तिरान और स्वेज प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1967 से 1975 तक एक बार फिर तिरान और स्वेज में इजराइल के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहा। इजराइल ने इसीलिए बेन गुरियन प्रोजेक्ट का सपना देखा और उसका पूरा मकसद है मिस्र की कमर तोड़ देना। स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों को मिस्र को ट्रांजिट फीस देनी पड़ती है। इससे मिस्र की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा जुड़ा है। मिस्र को स्वेज नहर से साल 2020 में 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2022 में मिस्र ने स्वेज नहर समुद्री मार्ग से 66,000 करोड़ रुपए कमाए। 2023 में मिस्र को 78,000 करोड़ रुपए की आमदनी स्वेज नहर से हुई। लेकिन बेन गुरियन नहर बनने से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला दूसरा रास्ता बन जाएगा। इससे मिस्र की आमदनी आधी हो जाएगी। इजराइल गाजा को खाली कराकर सामरिक और व्यापारिक समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है। लेकिन खतरा है कि गाजा को जल मार्ग में बदलने का प्लान परमाणु युद्ध का द्वार भी खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।